नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। आज क्लास लेकर के आए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। भारतीय संविधान से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 वाला पार्ट है। अब से पहले अपन 4 पार्ट डाल चुके हैं। तो साथियों, आज की ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होगी आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए। चाहे आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों इस टॉपिक में जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए उनको देखते हैं। सभी को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य एक राज्यपाल होगा, प्रावधान किस अनुच्छेद में पठित है? तो ये है साथियों 153वें अनुच्छेद में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 153वें अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होने का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में 2019 के एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। नोट करना और इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखना। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था के प्रावधान किस देश के प्रावधान से ज्यादा निकट साम्यता रखते हैं? तो दोस्तों, ये साम्यता रखते हैं, किससे रखते हैं? ये व्यवस्था रखते हैं साथियों, कनाडा से रखते हैं। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था के प्रावधानों से अधिक समानता रखते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का विचार ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, कनाडा में केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में शक्ति का विभाजन होता है। संविधान में केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग संघीय विधायी शक्तियां निर्धारित की जाती है। दोनों देशों में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम से लगी थी 2018 में। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? तो साथियों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सच्चिदानंद इसमें प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे और एक और है जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी नहीं थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो साथियों, ये संघ सूची कौन सा विषय जो संघ सूची से संबंधित नहीं रखते हैं? तो आइए इसको हम बताते हैं एक एक करके। एक तो हो जाएगा लोक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा साथियों स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वच्छता। ठीक है, अगला हो जाएगा पुलिस हो जाएगा। ठीक, अगला हो जाएगा जेल, न्याय, कृषि, सिंचाई और सड़कें। एक और है लास्ट में वन। ठीक है, ये हैं तो ये संघ सूची से संबंधित ये नहीं रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है? तो दोस्तों, ये बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत और 252 के तहत, मतलब दोनों होंगे ही। ठीक है, तहत कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित करके राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद का कानून बनाने का अधिकार देती है ये। ठीक है, सीजीएल साथियों, ये सीजीएल की एग्जाम लगी थी 2015 में, इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार
केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध के संचालन हेतु कौन सी अनुसूची बनाई गई है? तो साथियों ये अनुसूची ये बनाई गई है, इसमें 7वीं अनुसूची बनाई गई है। ठीक है, संघ सूची आप लोगों के सामने है, सात सूची बनाई गई है, संघ सूची। ठीक है, तो इनको ध्यान में कर, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये तीनों तो जरूरी होती है। यूपीएससी के एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? तो ये राज्य से संबंधित नहीं है साथियों। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो हो जाएगी साथियों इसमें शिक्षा हो जाएगी, ठीक है, रेलवे हो जाएगा, ठीक है, रक्षा हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक बैंकिंग हो जाएगा और एक विदेश मामले हो जाएंगे, ठीक है, और एक हो जाएगा नागरिकता। ठीक है, इसमें विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका आप लोग ई राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघ के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा कृषि भूमि कर। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। ये बिक्री कर राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, न कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, कृषि आयकर ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। संपत्ति कर, पशु और वाहनों का कर ये स्थानीय सरकारों द्वारा लगाया जाता है। ऋण की वसूली ये राजस्व प्राप्त नहीं है बल्कि पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा विवाह विच्छेद। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं सार्वजनिक, क्या बोल सकते हैं? इसको अपन सार्वजनिक बोल सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1919 के अधिनियम में किया गया था। ठीक है, ये यूपीएससी की एग्जाम लगी थी दोस्तों 2010 में। ठीक है, तब पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 किया गया था। इसके बाद 1950 में संविधान लागू होने पर इसे संवैधानिक दर्जा मिला और इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो इसको नोट करना। इससे पहले 1926 में ली आयोग की सिफारिशों पर एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन यह भारत सरकार अधिनियम 1919 को तहत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समाजवादी समाज के ढांचे की संकल्पना की? तो ये किया गया था साथियों सन 1950 में किया गया था। ठीक है, समाजवादी समाज के ढांचे की संकल्पना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना की गई? तो ये की गई थी साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी और इसमें 1900, ठीक है, इसमें 1919 के भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में की गई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम में इसे केंद्र में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें हुई थी दोस्तों 2 दिसंबर को हुई थी। 2 दिसंबर 1946 को भारत की एक अंतरिम सरकार की गठन की गई और वह यही सरकार है जिसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक भारतीय स्वतंत्र से पहले राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो इसको भी नोट करना, ये भी यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है। दोस्तों इस टॉपिक से ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी और एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लेना।
अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे एक पैथी लॉरेंस, एलेक्जेंडर, क्रिप्स, बेवल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का स्वागत किसने किया? तो इनका स्वागत किया गया था साथियों, इनको अच्छे से देखते हैं। साइमन कमीशन भारत में व्यापक रूप से विरोध हुआ था। साइमन को बेग के नामों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित विभिन्न दलों ने इसका बहिष्कार भी किया गया था। ठीक है, वैसे तो इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ भारतीय नेता जैसे कि BR अम्बेडकर ने आयोग का समर्थन किया था, लेकिन उनका समर्थन सीमित था और व्यापक विरोध के बीच में आयोग को भारतीय जनता का समर्थन नहीं मिला था। ठीक है, साइमन कमीशन ये SSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वराज प्राप्ति ही कांग्रेस का लक्ष्य है, लेकिन ब्रिटिश शासन से पृथक होकर नहीं किसने कहा था? ये कहा था साथियों, ये कहा था दादाभाई नारोजी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कि स्वराज प्राप्ति ही कांग्रेस का लक्ष्य है। ये दादाभाई नारोजी हैं, इनके द्वारा कहा गया था और ये क्वेश्चन UPSC के एग्जाम लगी थी 2015 में, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था। ठीक है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसका होगा साथियों, सारे होंगे, राइट आंसर होंगे सारे। इसमें द्वैध शासन का प्रावधान था, गवर्नर जनरल की कार्य करने के सदस्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान भी था। ठीक है, तो इसका D राइट आंसर हो जाएगा। UPSC की एग्जाम लगी थी 2017 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? तो ये था भाग 15 में निहित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का गहन उद्यम स्वतंत्रता संघर्ष खतन न्यायाधीश PN मगवती ने किस वाद में कहा? तो साथियों PN मगवती ने किस वाद में कहा था? इन्होंने कहा था मेनका गांधीवाद। ठीक है, तो इसमें न्यायाधीश PN भगवती ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में मौलिक अधिकार के गहन और स्वतंत्रता संघर्ष को खत्म करने की बात कही थी। मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या को व्यापक रूप से विस्तारित किया। न्यायाधीश भगवती ने कहा अनुच्छेद 21 केवल पशुवत अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार द्वारा किसी भी व्यक्तियों का या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। और दोस्तों इसमें यह भी कहा गया था कि अदालत यह भी माना कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख करने वाली कोई भी कानून प्रक्रिया न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज आपके टॉप क्वेश्चन थे 19, इन सभी को अपन ने कवर किए हैं, सारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि के लिए। दोस्तों वीडियो के एंड तक आप लोग सभी बने रहिए, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।